हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें जो आपका पेपर फर्स्ट है, इसका आज हम लोग 2025 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको डिस्कस करेंगे। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आप ये समझ पाएंगे कि 2025 में जो आपका पेपर फर्स्ट है उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे, और अब जो परीक्षा आपकी मई 2026 में होने को है उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे। ठीक है, आपको बताते चले कि ये जो 2025 का हमारा पीवाईक्यू है, इसके हम 2 क्लासेज करा चुके हैं। ठीक है, एक क्लास करवाई थी जिसमें हमने 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, 1 घंटे की क्लास थी। फिर एक क्लास हमने करवाई थी जिसमें 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, उनको हमने बहुत डीप में डिस्कस किया था, इसलिए इतना टाइम लग गया था। 50 क्वेश्चन आपके बचे हुए थे। 2025 का जो ये पीवाईक्यू है, इसके 50 क्वेश्चन ही हमने कवर कराए हैं, 50 बचे हुए थे। तो आज के इस क्लास में पूरे 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे और 20 से 25 मिनट में कवर करेंगे, क्योंकि इसको पहले ही हम डीप में समझा चुके हैं। आज बस आपको एक बहुत फटाफट आप समझा देना है, आपको रिवीजन करवाना है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जन शिक्षा समिति का अध्यक्ष बनाया था मैकाले को। किसको बनाया था सर? मैकाले को। किसने कहा एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी की पुस्तकें भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर है? ये स्टेटमेंट मैकाले का ही है, जिसने हमारे भारतीय इतिहास का उपहास उड़ाते हुए ये बात उसने कही थी। ठीक है, कथनों पर विचार कीजिए। कहता है मैकाले मिनट सबके लिए शिक्षा की अवधारणा पर आधारित था। नहीं, गलत बात है। मैकाले मिनट जो था वो सबके लिए शिक्षा की बात नहीं करता था, वो कुछ उच्च वर्ग को शिक्षा देने की बात करता था, मतलब कुछ लोगों के लिए शिक्षा का वो पक्षधर था। मैकाले मिनट जो है, इसने निषेधन सिद्धांत दिया था, जिसमें यह कहा गया था कि उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित कर दो, निम्न वर्ग के लोग अपने आप शिक्षित हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सबके लिए शिक्षा की अवधारणा का पक्षधर नहीं था। ओके, वुड का घोषणा पत्र जो है ये सबके लिए शिक्षा की बात करता था, ये कुछ लोगों के लिए शिक्षा की बात नहीं करता था। यानी दोनों स्टेटमेंट उल्टे लिखे हुए हैं। मैकाले मिनट के साथ अगर ये स्टेटमेंट लगा होता तब ये सही हो जाता, और इसके साथ में अगर ये बात लिखी होती तब ये ठीक हो जाता। दोनों ही हमारे ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाते हैं, तो इसलिए ना तो एक सही है ना तो दूसरा सही है। ओके, वुड के घोषणा पत्र के प्रतिफल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब पहला पॉइंट है कि इसने अधोमुखी निषेधन सिद्धांत को स्वीकार किया। ठीक है, इसने मातृभाषा शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया। इससे मद्रास, कलकत्ता एवं बंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना भी हो पाई। तीनों ही ऑप्शन हमारे राइट हैं, इसलिए 1, 2, 3 हमारा जो ऑप्शन है वह राइट हो जाएगा। ऑकलैंड ने अपनी शिक्षा नीति कब घोषित की थी? ऑकलैंड ने जो अपनी शिक्षा नीति है वह 1839 में घोषित की थी सर। कब? 1839 में। विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा कब की? विलियम बेंटिक ने अपनी शिक्षा नीति की घोषणा की थी 1835 में। कब की थी? 1835 में। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का संबंध किस आज्ञा पत्र से है? बताइए। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, 1813 या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो आपको बता दें, प्राच्य पाश्चात्य विवाद का संबंध किस आज्ञा पत्र से है? चार्टर एक्ट 1813 से है सर। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कौन माने जाते हैं? भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत राजा राममोहन राय माने जाते हैं। कौन? राजा राममोहन राय माने जाते हैं। इन क्वेश्चंस को बहुत डीप में समझाया है, इनके ऑप्शंस को हमने डिस्कस किया है। ठीक है, आज बस आपको रिवीजन कराना है। चार्टर एक्ट 1813 के पश्चात भारत में देशी पाठशालाओं के पतन क्या कारण थे? पतन का कारण ये था कि उनको ऊपर से शासन की तरफ से सहायता नहीं मिल पाई, और जो उनका पाठ्यक्रम था वो भी बहुत लिमिटेड था, जातिगत भेदभाव भी हो रहे थे। इन सभी वजह से जो देशी पाठशालाएं थी उनका क्या हो गया? पतन हो गया। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भारत में साक्षरता प्रतिशत कितना था? 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अगर हम बात करें तो वहां पे जो साक्षरता प्रतिशत था वो लगभग 7% था सर। कितना था? लगभग 7% था। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में एडम्स रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी? किसके कार्यकाल में? आपको बता दें, लॉर्ड ऑकलैंड जो गवर्नर जनरल थे, इनके कार्यकाल में एडम्स रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। एडम्स द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना के विषय में क्या सत्य है? एडम्स द्वारा प्रस्तावित जो शिक्षा योजना थी उसमें उन्होंने निषेधन के सिद्धांत का विरोध किया, जो कि मैकाले ने दिया था। ठीक है, उसका विरोध किया। कृषि शिक्षा पर ध्यान दिया गया।
अध्यापक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया कि जो टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दो, तब वो बच्चों को पढ़ाएं तो बेहतर पढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के ये सारे ही बातें यहाँ पे सही हो जाती हैं। तो एडम्स द्वारा प्रस्तावित शिक्षा योजना के विषय में सारे ही पॉइंट्स हमारे ठीक हो जाते हैं। किस गवर्नर जनरल ने प्राच्य शिक्षा हेतु 31,000 रुपए प्रतिवर्ष की धनराशि एक्सेप्ट की थी? किसने एक्सेप्ट की थी? वो है लॉर्ड ऑकलैंड। कौन है? लॉर्ड ऑकलैंड। ऑप्शन सी इज द राइट वन। निम्न में से कौन सा निस्संदन सिद्धांत का परिणाम नहीं है? देखिए, कौन सा निस्संदन सिद्धांत का परिणाम नहीं है? अंग्रेजी माध्यम में उच्च शिक्षा का प्रसार, ये तो निस्संदन सिद्धांत का परिणाम है, क्योंकि जो मैकाले था ये उसी का सिद्धांत है, उसने अंग्रेजी शिक्षा की बात की है। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त भारतीयों को सरकारी नौकरियों में अवसर, ये भी बात ठीक है। सामाजिक समरसता में वृद्धि नहीं हुई, अंग्रेज समर्थक वर्ग का निर्माण हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो सामाजिक समरसता में वृद्धि नहीं हो पाई, ये निस्संदन सिद्धांत का परिणाम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के किस पद पर भेजा गया था? लॉर्ड मैकाले को काउंसिल के विधिक सलाहकार के पद पर भेजा गया था। सर, किस पद पर? विधिक सलाहकार के पद पर भेजा गया था। कोई भी विषय हमारा ध्यान इतना आकर्षित नहीं करता जितना शिक्षा, यह हमारा पवित्र कर्तव्य है। यह कथन किस नीति पत्र का है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो वुड्स घोषणा पत्र का है। कहाँ का है? वुड्स घोषणा पत्र का ये स्टेटमेंट है। वुड्स घोषणा पत्र 1854 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है? बताइए, कौन सा पॉइंट सत्य है? कंपनी शासित क्षेत्रों में शिक्षा का उत्तरदायित्व तो कंपनी को दिया गया, बहुत बढ़िया। जन शिक्षा विभाग की स्थापना हो गई, ठीक है। सहायता अनुदान प्रणाली की शुरुआत भी की गई थी। तो यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस हमारे सही हो जाते हैं, इसलिए ऑप्शन डी के साथ में हम चले जाएंगे। किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको? वुड्स डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की स्थापना कहाँ की गई थी? बताइए, कंपनी मुख्यालयों पर, कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालयों पर, कंपनी शासित जिलों में, या फिर पूरे देश में? तो भारत में सर्वप्रथम जन शिक्षा विभागों की जो स्थापना है वह कंपनी शासित प्रांतों के मुख्यालयों पर की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे जो बी है वह आपका राइट हो जाता है। किस गवर्नर जनरल के समय हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी? किसके समय हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। सर, लॉर्ड रिपन के समय हंटर कमीशन की नियुक्ति की गई थी। हंटर कमीशन 1882 का कार्यक्षेत्र क्या था? कार्यक्षेत्र की बात करें तो जो हंटर आयोग था इसका कार्यक्षेत्र था वुड्स घोषणा पत्र की समीक्षा करना, मिशनरी स्कूलों की भूमिका की समीक्षा करना, शिक्षा में राजकीय विद्यालयों की भूमिका का पता लगाना। तो ये सारे ही जो हैं इसके कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आते थे, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाता है। हंटर कमीशन द्वारा किस वर्ग की शिक्षा हेतु सुझाव दिए गए थे? हंटर कमीशन द्वारा स्त्री शिक्षा वर्ग की जो शिक्षा थी उसके लिए भी सुझाव दिए गए, और मुस्लिम शिक्षा की भी बात हुई, पिछड़ी और निम्न जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए भी सुझाव दिए गए। कुल मिलाकर के इन सभी ऑप्शंस हमारे यहाँ पे ये राइट हो जाते हैं। ओके, सबकी बात हुई थी। प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का सुझाव किसने दिया था? प्राथमिक शिक्षा को स्थानीय निकायों को सौंपने का जो सुझाव है वो भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने दिया था। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 ने दिया था। 1902 में भारत में कितने विश्वविद्यालय थे? 1902 में भारत में लगभग 5 विश्वविद्यालय थे। सर, कितने विश्वविद्यालय थे? 5 विश्वविद्यालय थे। हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में क्या सुझाव दिया? हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के विषय में कि इसका माध्यम क्या होना चाहिए, इस पर उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया कि इसका माध्यम इंग्लिश हो या हिंदी हो, उर्दू है, नहीं, कोई बात नहीं। हंटर कमीशन ने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम क्या रहेगा इस पर उन्होंने कोई सुझाव नहीं दिया था। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। प्यारे दोस्तों, हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दी उन्होंने। आप भी नोट्स लेकर के हमारे साथ जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप में इस नंबर पे 9628182649 यहाँ पे व्हाट्सअप मैसेज करिए, उसमें लिखिए कि सर हमारा बीएड 4th सेमेस्टर है, कानपुर यूनिवर्सिटी से है, हमको 4th सेमेस्टर का नोट्स चाहिए। आपको प्रोसेस भेज दिया जाएगा, आप फीस पे करेंगे और उसके बाद कंप्लीट नोट्स आपको चारों पेपर के भेज दिए जाएंगे। जैसे हम लोग पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो पेपर फर्स्ट में किस तरीके का कंटेंट रहेगा मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये आपका पेपर फर्स्ट का सब्जेक्टिव कंटेंट रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कानपुर यूनिवर्सिटी CSJMU बीएड 4th सेमेस्टर न्यू सिलेबस बेस्ड नोट्स हैं और अपडेटेड बाय SP सर, यानी कि हमारे द्वारा अपडेट भी किए गए हैं इनको। और इसमें ये आपका सब्जेक्टिव कंटेंट रहेगा और जो सब्जेक्टिव वो भी इस तरीके से लिखा गया है कि आप कम से कम समय में चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर लें। ठीक है, बहुत ही आसान भाषा में तत्व मीमांसा क्या है, ज्ञान मीमांसा क्या है, मूल मीमांसा क्या है, बहुत कम समय में इनको आप कवर कर सकते हैं। और अभी तो आपके पास सिर्फ 1 ही महीना बचा है एग्ज़ाम के लिए भी।
और उसके बाद फिर हम आपको शॉर्ट नोट्स वन लाइनर दे देते हैं कि एक एक लाइन में चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स का मतलब एक एक लाइन में पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। मैंने पहले भी वीडियोस में दिखाया है कि ये हमारे वन लाइनर होते हैं जिनको आप एक एक बार पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट आपका चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, यदि आप सिर्फ इतना पढ़ ले तो भी आपके लिए पर्याप्त हो जाता है और बहुत अच्छे मार्क्स आप गेन कर सकते हो। स्टूडेंट जो है 75 में 75 मार्क्स लेकर के आए हैं यही कॉन्टेंट पढ़ करके, तो आप भी देरी ना करें और ये नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। एक एक लाइन में सब क्लियर हो जाता है। जैसे सन 1972 में चार्ल्स ग्रांट द्वारा भारतीयों को शैक्षिक और सामाजिक दुर्दशा पर एक पुस्तक ग्रेट ब्रिटेन के एशियाई नागरिकों की सामाजिक स्थिति और अवलोकन लिखी थी। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इस तरीके से बहुत शॉर्ट में चीज़ें लिखी हैं। जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा है, सन 1979 में ब्रिटेन में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। भारत में प्रथम खुले विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1982 में आंध्र प्रदेश में की गई। 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। और इस तरीके से चीज़ें बहुत शॉर्ट में बहुत कम समय में आप इनको कवर कर पाएंगे। फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे MCQs PYQs पर। ये पेपर फर्स्ट का ही दिखा रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अब इसमें आपको मिलने वाला है चैप्टर वाइज MCQs, इंपॉर्टेंट MCQs, PYQ ऑफ 2021, 22, 23, 24, 25, ये सारे PYQs आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। पहले देखिए यहाँ पे चैप्टर वाइज है तो चैप्टर वाइज MCQs रहेंगे। जैसे चैप्टर फर्स्ट हो गया, ठीक है, इसके 15-16 क्वेश्चन, फिर चैप्टर 2 के 15-16 क्वेश्चन, फिर इसी तरीके से चैप्टर 3 के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट MCQs का कलेक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले चैप्टर वाइज है, फिर इंपॉर्टेंट MCQs लगे हुए हैं, ये आपको पढ़ने हैं। फिर इसके बाद आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू हो जाते हैं। 2021 का क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक है, इस तरीके से जो भी आंसर है वो आपका इसमें हाईलाइट किया गया है। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है, तो सारे दिखाने की जरूरत ही क्या है। अब ये जैसे 2025 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है, सारा कुछ मिलने वाला है। और सबसे बड़ी बात, मार्केट में जो आपका इजी नोट्स का क्वेश्चन बैंक है, ये देखिए CSJM विश्वविद्यालय, CSJM यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन बैंक है जो आपका भी रिसेंटली आया है 2026 वाला। ये देखिए 2026 का टैग लगा है इस पर, ये नए वाला क्वेश्चन बैंक है। तो इसकी भी PDF हम आपको बना करके प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपको बाहर पैसा खर्च ना करना पड़े। ठीक है, तो ये नए वाला क्वेश्चन बैंक भी आ चुका है, ये भी आपको साथ में मिलने वाला है। ओके, इसमें जो आंसर राइट है उसको देखिए, राइट उस पर टिक करने के बाद आपको भेजा जाता है ताकि आपको जो है पढ़ने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आप फटाफट नोट्स लेकर के यहाँ पे मैसेज करें और नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को A और B वर्ग में विभाजित करने का सुझाव किसने दिया था। मैंने समझाया था, आपको दिखाया था पूरा कि देखो ये A में ऐसे डिवाइड है, B में ऐसे डिवाइड है ना। जो इससे पहले की जो 2 क्लासेस हो चुकी हैं पेपर फर्स्ट की, उनको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बहुत काम किए हैं। तो ये जो सुझाव दिया था वो दिया था हंटर कमीशन ने। सर किसने दिया था? हंटर कमीशन ने दिया था। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के अध्यक्ष थे रैले। कौन थे? रैले। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। रैले कमीशन के 2 भारतीय सदस्य कौन थे? रैले कमीशन के 2 भारतीय सदस्य थे डॉक्टर गुरुदास बनर्जी और सैयद हसन। डॉक्टर गुरुदास बनर्जी और सैयद हसन। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 के संदर्भ में क्या गलत है? अब इसमें गलत क्या है देखिए, विश्वविद्यालय का अधिकारिता क्षेत्र निश्चित नहीं होना चाहिए था, ये इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी कॉलेजों के मान्यता के नियम सख्त होने चाहिए। कॉलेज के अध्यापकों की नियुक्ति में विश्वविद्यालय का दखल होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या गलत है? हमारा ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे गलत हो जाएगा। शाही विधान परिषद में किस भारतीय नेता ने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का पुरजोर विरोध किया था? किसने विरोध किया था? वो थे गोखले, जिन्होंने जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का पुरजोर विरोध किया था, गोखले थे। लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति 1904 में प्रस्तुत की गई थी। शिक्षा नीति 1904 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव सही है? कौन सा सुझाव यहाँ पे सही है देखिएगा। प्राथमिक स्तर पर किंडरगार्टन पद्धति का प्रयोग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। ये प्राथमिक शिक्षकों को 2 वर्षों का ट्रेनिंग देना चाहिए, ठीक है। प्रांतीय सरकारों को प्राथमिक शिक्षा पर जो भी खर्च हुआ है उसका 50% वहन करना चाहिए, ये भी बात ठीक है। कुल मिलाकर यहाँ सारे ही ऑप्शन हमारे राइट हो जाते हैं। केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना किसने की थी? केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन ओवर हियर। पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पुरातत्व स्मारक संरक्षण अधिनियम जो आपका है ये 1904 में पारित हुआ था। भारत में पहला केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित हुआ था? पूसा में स्थापित हुआ था। सर कहाँ? पूसा में।
शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 कितने दिन तक चला था? शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 जो है वो 15 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 15 दिन तक। 1906 में किस भारतीय राज्य ने 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी? किसने की थी? तो वह है बड़ौदा। किस भारतीय राज्य ने? बड़ौदा भारतीय राज्य ने 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव कब पारित किया था? तो इन्होंने 1905 में पारित किया था। 1905 में। राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता के प्रथम प्राचार्य कौन थे? राष्ट्रीय कॉलेज कलकत्ता के प्रथम प्राचार्य अरविंद थे। कौन? अरविंद। ठीक है। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 14 सितंबर 1917 को हुई थी। 1916 में बंगाल के शिक्षा संचालक कौन थे? 1916 में बंगाल के शिक्षा संचालक सर आशुतोष मुखर्जी थे। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग के सुझावों के संदर्भ में क्या सत्य है? ठीक है, क्या सत्य है ये बताना है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन संबंधी नियम सरल बनाए जाने चाहिए, ये बात यहाँ पे ठीक है, सत्य है। ओके। कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का सुझाव क्या था कि विश्वविद्यालय प्रशासन संबंधी जो भी नियम हो थोड़ा सरल बनाए जाने चाहिए, ये बात यहाँ पे ठीक है। भारत में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? किस आयोग ने दिया था? तो वो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने बोर्ड की स्थापना का सुझाव दिया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारतीय विश्वविद्यालयों के आंतरिक प्रशासन हेतु कार्यकारिणी परिषद के गठन का सुझाव किस आयोग ने दिया था? सैडलर कमीशन, भारतीय ज्ञान आयोग, विश्वविद्यालय आयोग 1948 या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, किसने दिया था? तो वो दिया था सैडलर आयोग ने। किसने? सैडलर आयोग ने। ठीक है। विश्वविद्यालयों में विद्वत परिषदों यानी कि एकेडमिक काउंसिल्स के गठन का सुझाव किसने दिया था? तो ये सुझाव दिया था कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने। किसने? कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने। सभी आयोग को आप ठीक से पढ़िए। 1937 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? बताइए भाई, कहाँ किया गया था? वर्धा में किया गया था। कहाँ? वर्धा में किया गया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का सभापति कौन था? आप सभी को पता है, महात्मा गांधी जी इस सभा के सभापति थे। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है वर्धा शिक्षा सम्मेलन के प्रस्तावों के संदर्भ में क्या गलत है? 7 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, ये तो ठीक बात है। शिक्षा मातृभाषा एवं अंग्रेजी भाषा दोनों माध्यमों से दी जा सकती है, नहीं, ये बात गलत है। यहाँ पे जो शिक्षा देने की बात की गई थी वो सिर्फ मातृभाषा में देने की बात की गई थी। शिक्षा हस्त कौशल के साथ दी जाए, ये भी बात ठीक है। शिक्षकों की वेतन का भुगतान स्कूलों के उत्पादन से हो, ये सब बातें ठीक है। लेकिन ये हमारा गलत है कि शिक्षा मातृभाषा और अंग्रेजी भाषा दोनों माध्यमों से नहीं, सिर्फ मातृभाषा के माध्यम से दी जाए, यही बात सही है। यहाँ पे कांग्रेस के किस अधिवेशन में बुनियादी तालीम स्वीकार की गई थी? वो था हमारा हरिपुरा अधिवेशन, जिसमें बुनियादी तालीम स्वीकार की गई थी। निम्न में से कौन सा गांधी जी की बुनियादी तालीम का उद्देश्य नहीं है? क्या नहीं है? सर्वोदय समाज की स्थापना, ये तो है। चारित्रिक विकास हो, नैतिक विकास हो, हर तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास हो, सारा कुछ है। लेकिन शासन से सहकार, ये चीज़ बिल्कुल जो है इसमें इसका उद्देश्य नहीं है। तालीम, बुनियादी तालीम का उद्देश्य शासन से सहकार नहीं है। खेर समिति का संबंध किससे था? खेर समिति का संबंध प्राथमिक शिक्षा से था सर। किससे? प्राथमिक शिक्षा से था। आचार्य नरेंद्र देव समिति 1939 किससे संबंधित थे? आचार्य नरेंद्र देव समिति 1939 माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? किसने दिया था? तो वो दिया था आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम ने। आचार्य नरेंद्र देव समिति प्रथम ने। ऑप्शन डी राइट हो गया। केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना पहली बार कब की गई थी? केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना पहली बार 1920 में की गई थी। 1920 में। सार्जेंट योजना कब प्रस्तुत की गई? सार्जेंट योजना हमारी 1944 में प्रस्तुत की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव किसने दिया था? भाई बताओ, किसने दिया था? विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन का सुझाव सार्जेंट योजना 1944 के तहत दिया गया था। सार्जेंट योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई थी? 313 करोड़ रुपए धनराशि आवंटित की गई थी। निम्न में से कौन राधाकृष्णन आयोग का सदस्य नहीं था? राधाकृष्णन आयोग का सदस्य कौन नहीं था? श्री कृष्ण शास्त्री जो थे, ये राधाकृष्णन आयोग के सदस्य नहीं थे। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। राधाकृष्णन आयोग ने अपना प्रतिवेदन किस तिथि को भारत सरकार को प्रस्तुत किया था? तो इन्होंने किया था 25 अगस्त 1949 को सर। कब किया था? 25 अगस्त 1949 को। भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? भारत में शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में लाया गया था। कब लाया गया? 1976 में लाया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वो हमारा 45वां संविधान का अनुच्छेद है। ठीक है, संविधान के 45वें अनुच्छेद में किया गया है। निम्न में से कौन माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 का सदस्य नहीं था? कौन नहीं था इसमें? आचार्य नरेंद्र देव जो हैं ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्य नहीं थे। बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? बहुउद्देशीय विद्यालय खोलने का सुझाव सर्वप्रथम मुदालियर आयोग ने दिया था। सर किसने? मुदालियर आयोग ने दिया था। मुदालियर कमीशन ने माध्यमिक स्तर के पाठ्यक्रम को कितने वर्गों में विभाजित किया था? 7 वर्गों में विभाजित किया था। क्वेश्चन है कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? कोठारी आयोग का गठन 14 जुलाई 1964 में हुआ था। 14 जुलाई 1964 को हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 के अध्यक्ष डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी थे। सिंपल क्वेश्चन है। कोठारी आयोग ने बजट का कितने प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव दिया था? 6% जो है शिक्षा पर खर्च करने का सुझाव इन्होंने दिया था। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग 1964 ने माध्यमिक शिक्षा को कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित की थी? यानी कि कितने प्रतिशत छात्रों के लिए पूर्ण शिक्षा अनुमानित की थी? तो 70% छात्रों के लिए। कितने? 70%। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का शीर्षक क्या था? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का शीर्षक था शिक्षा की चुनौती, नीति संबंधी परिप्रेक्ष्य। ये इसका शीर्षक था। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। किस शिक्षा नीति में पहली बार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के विषय पर बात की गई? किसमें? किस शिक्षा नीति में? तो वो शिक्षा नीति थी हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पहली बार प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा के विषय पर बात की गई थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया? ब्लैक बोर्ड योजना को उच्च प्राथमिक स्तर पर कब लागू किया गया? 1992 में। कब? 1992 में। जनार्दन रेड्डी समिति का उद्देश्य क्या था? जनार्दन रेड्डी समिति का उद्देश्य था राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की समीक्षा करना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ भी राइट हो जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आप सभी को पता है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जो है वो 2020 की जो प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष थे। भारत ने सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के लक्ष्य सतत विकास 4 को कब अपनाया? 2015 में अपनाया। कब? 2015 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नई पाठ्यचर्या संरचना के अनुसार मध्य चरण में कौन सी कक्षाएं शामिल हैं? मध्य चरण में कक्षा 6 से 8 तक की जो कक्षाएं हैं वो शामिल हैं। भारतीय ज्ञान प्रणाली सत्य, चित्त एवं आनंद को किस एक शब्द में व्यक्त करती है? सत्य, चित्त, आनंद। इसके लिए एक शब्द है हमारा सच्चिदानंद। क्या शब्द है? सच्चिदानंद है। समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? समाजशास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक धर्मशास्त्र है। कौन सी है? धर्मशास्त्र है। कंप्यूटर विज्ञान में प्रयुक्त द्विआधारी अंक पद्धति का मौलिक विचार किस पुस्तक में उपलब्ध है? तो वो पुस्तक है हमारी छंदशास्त्र। कौन सी पुस्तक है? छंदशास्त्र। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। शिक्षावली का संबंध किस उपनिषद से है? शिक्षावली का संबंध किस उपनिषद से है? तो वो उपनिषद है हमारा तैत्तिरीयोपनिषद। तैत्तिरीयोपनिषद। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। धनुर्वेद उपवेद है अर्थवेद का, सामवेद का उपवेद है, यजुर्वेद का उपवेद है या फिर ऋग्वेद का उपवेद है? तो आपको बता दें धनुर्वेद जो है यह यजुर्वेद का उपवेद है। ऑप्शन सी राइट हो गया। वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या था? वैदिक काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था आध्यात्मिक विकास करना। क्या? आध्यात्मिक विकास करना। वैदिक कालीन शिक्षा केंद्र तक्षशिला वर्तमान में पाकिस्तान के किस स्थान पर स्थित था? तो ये वर्तमान में पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्थान पर स्थित था। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। किसने कहा ऐसा कोई देश नहीं जहां ज्ञान के प्रति प्रेम इतने प्राचीन समय में आरंभ हुआ हो जितना भारत में, या जिसने इतना स्थायी और शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न किया हो जितना भारत ने? किसका स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट F.W. थॉमस का है। F.W. थॉमस का है। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। वैदिक काल में 4 वेदों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को क्या कहा जाता था? 4 वेदों का अध्ययन करने वाले विद्यार्थी को आदित्य कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आदित्य कहा जाता था। निम्न में से कौन से वैदिकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे? तो तक्षशिला, मिथिला, काशी, ये सभी वैदिकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की अवधि कितनी थी? देखिए बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राथमिक शिक्षा की जो अवधि है वो 6 वर्ष थी। सर कितनी?
वर्ष थी। सिद्धिरस्तु नामक पुस्तक किस शिक्षा प्रणाली से संबंधित है? सिद्धिरस्तु नामक पुस्तक जो है वो बौद्ध शिक्षा प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन सी राइट हो गया। पबजा संस्कार किस समय किया जाता था? पबजा संस्कार जो है संघ में प्रवेश के समय किया जाता था, पबजा संस्कार। ओके, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो गया। बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी? बौद्ध काल में देखिए कहता है कि बौद्ध काल में बौद्ध शिक्षा का माध्यम पाली भाषा थी। कौन सी भाषा? पाली भाषा। बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या था? बौद्ध काल में चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा का मुख्य केंद्र था तक्षशिला। क्या था? तक्षशिला। निम्न में से कौन सा मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य नहीं है? देखिए, ज्ञान का विकास करना है, नैतिक चारित्रिक विकास करना है, इस्लाम संस्कृत का प्रचार प्रसार हो सके, लेकिन संसार से वैराग्य जो है ये मुस्लिम शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। नैतिक शिक्षा से संबंधित पुस्तक गुलिस्तां और बोस्तां के लेखक कौन है? गुलिस्तां और बोस्तां के जो लेखक हैं वो शेख सादी हैं। कौन? शेख सादी। मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम क्या था? मुस्लिम काल में शिक्षा का माध्यम अरबी और फारसी भाषा थी। अरबी और फारसी भाषा थी। मध्यकाल में किस शहर को सिराजे हिंद कहा जाता था? सिराजे हिंद जौनपुर को कहा जाता था। किसको? जौनपुर को। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली में बिस्मिल्लाह खानी रस्म जो है वो 4 वर्ष 4 माह 4 दिन का जब बालक हो जाता था तब उसकी बिस्मिल्लाह खानी नामक रस्म अदा कराई जाती थी। श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? श्रीरामपुर त्रिमूर्ति के नाम से कैरे, वार्ड और मार्शमैन प्रसिद्ध थे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो जाता है। कलकत्ता मदरसे की स्थापना किसने की? कलकत्ता मदरसे की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। ठीक है, बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना 1791 में हुई। मैंने अभी आपको हमारा जो वन लाइनर था उसमें दिखाया भी था। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1817 में। आज का लास्ट क्वेश्चन, और हम आपको बता दें कि हमने इसको पहले पढ़ा चुके थे, इसलिए आज इतना फास्ट हमने पढ़ाया है। ठीक है, पूना में पूना संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? एल्फिंस्टन ने। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे राइट हो गया। ठीक है, आपको बताते चलें कि यूपी टेट जुलाई 2026 की परीक्षा के लिए हमारा जो दूसरा चैनल है, नया चैनल लर्न विद एसपी सर टेट एंड सीटेट क्लासेस, इसको अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एग्जाम हो जाने के बाद इसी पे हम जो इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन होंगे, सुपर 100 क्वेश्चन होंगे, उनका सुपर फास्ट रिवीजन हम कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए आप हमें इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या अगर आप ये डालेंगे पूरा तो वहाँ आ जाएगा, हमारी फोटो लगी हुई है, आप पहचान लेंगे। ठीक है, और ये जो नोट्स हैं 4th सेमेस्टर के, इसके लिए देरी ना करें, 1 महीना आपके पास बचा है, मई में आपकी परीक्षा होने को है, तो ये नंबर जो है यहाँ फटाफट व्हाट्सअप करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।